खास तौर पर उनके लिए ज्यादा फायदामंद है जो 21 और 23 के बीएड के साथियों बीएड के फाइनल ईयर में जो होंगे ना, उनको बहुत ही फायदा करेगा। अगर आप अभी तक उस ट्रिक को नहीं फॉलो किए तो मैं बता रहा हूं उस ट्रिक को फॉलो किए। साथियों कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएड में हम बिना पढ़े 90% कैसे नंबर उठा सकते हैं रिटन एग्जाम में। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आप बीएड में अगर कुछ ट्रिक को फॉलो करते हैं ना, तो आप बिना पढ़े ही अच्छी तरह से आप 90% उठा सकते हैं। बहुत ही आसान है साथियों, आप घबराइएगा नहीं, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जी हां, देखिएगा बीएड में कॉपी कैसे लिखे, यहां ध्यान से देखिए। वो भी 90% हमें लाना है और बिना पढ़े हमको लिख करके लाना है साथियों। समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट को आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात जानिए कि बीएड का जो एग्जाम होता है ना साथियों, वह आपका 2 वर्ष का होता है और वो भी 1300 नंबर का होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का 650 नंबर और 650 नंबर, ये दोनों मिलाकर के कुल मिलाकर 1300 नंबर का एग्जाम होता है। तो चलिए, आप फर्स्ट ईयर में है और या सेकेंड ईयर में है, खास तौर पर उनके लिए ज्यादा फायदामंद है जो 21 और 23 के बीएड के सेशन में होंगे। या साथियों, बीएड के फाइनल ईयर में जो होंगे ना, उनको बहुत ही फायदा करेगा। अगर आप अभी तक उस ट्रिक को नहीं फॉलो किए तो मैं बता रहा हूं उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आप निश्चित तौर पर अच्छा नंबर लाइएगा ही। ध्यान से देखिएगा, मैं बता दूं साथियों कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें याद रखिएगा बीएड में आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें अटेम्प्ट हमें कितना करना होता है, तो 5 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना होता है। याद रहे, 5 से कम अटेम्प्ट नहीं करना है, 5 ही अटेम्प्ट करना है। अब रही बात कि टोटल टाइम कितना होता है, तो भैया टोटल टाइम आपका 3 घंटा का होता है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट का समय रहता है आपके पास। ठीक है, अब रही बात कि एक क्वेश्चन पर हम समय कितना दें। जी हाँ साथियों, एक लॉन्ग क्वेश्चन पे हम समय कितना दें, तो आप 180 को 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 180 में 5 से भाग लगा दीजिए तो आपको कितना आया, 36 मिनट आ गया। यानी 180 मिनट में 5 से भाग लगा दिए तो पर क्वेश्चन 36 मिनट आपको वक्त देना है। इसका मतलब है साथियों, एक क्वेश्चन पर आप 36 मिनट दीजिएगा और अच्छा तरह से आप लिख पाइएगा। और मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से देखिए। एक लॉन्ग प्रश्न 16 नंबर के होते हैं। जी हाँ, कितने नंबर के होते हैं, 16 नंबर के होते हैं। ध्यान रहे साथियों, आपको एक क्वेश्चन पर कम से कम 5 से 6 पेज लिखना पड़ेगा। याद रखें, कम से कम 5 पेज लिखना है और 6 पेज से ज्यादा भी नहीं लिखना है, ताकि ज्यादा लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर जो है ना समझ जाएगा क्या कि यह हमें मूर्ख बना रहा है। ठीक है, इसलिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का आंसर देना है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आगे बात है क्या कि कॉपी में स्केल से लाइन खींची हुई होती है। बिल्कुल सही बात है। मान के चलिए कि ये आपका कॉपी है। ठीक है, ये आपका कॉपी का एक पेज है, सपोज कीजिए ये आपका पेज है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरफ में ऐसे ऐसे टाइप के यहाँ पे बॉर्डर इसका दिया रहता है, ऐसे टाइप की। ठीक है ना, डिजाइन किया रहता है और यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन ऐसे स्केल से खींची हुई होती है साथियों, सीधा लाइन खींची होती है। अब क्या करना है आपको समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपको पेपर में ऑलरेडी मिलता है वहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने स्केल की सहायता से यहाँ पे रख करके ऐसे इस कोना से इस कोना तक ऐसे आप स्केल रख करके इसको लाइन काट दीजिए। यहाँ पर इतना और इतना इधर है, इतना हमको इधर से चिन्ह काट देना है। ठीक है, पहले से तो ये चिन्ह काटा हुआ मिलेगा, इधर से हमको काट देना है और इसी बीच में हमको लिखना है। कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, चलिए आगे देखिएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, लिखना शुरू करें कैसे, ध्यान से देखिए। मान के चलिए कि ये आपका कॉपी का एक पेज है, दिख रहा है ना, ये पूरा आपका एक पेज है कॉपी का। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे आपको स्केल से लाइनिंग खींचा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इधर भी एक लाइनिंग खींच देना है। ठीक है, और ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, इतना आपको खाली रहता ही है। ठीक है, उसके बाद नीचे से आपको चिन्ह काटा हुआ रहेगा जो कि आपको नीचे इतना लिखना पड़ता है। समझिएगा साथियों, हमको इन दोनों के लाइनों के बीच में हमें इसको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, एक सवाल के लिए पहला पेज में जब आप उसको आंसर देते हैं ना, तो आप याद रखिएगा उसको बीच में लिखिएगा। कहाँ लिखिएगा, उत्तर नंबर 1 यहाँ पे आपने लिख दिया। अब देखिए, मान के चलिए आपको कोई अवधारणा दे दिया हो या किसी भी प्रकार का टॉपिक दे दिया हो और उसके परिभाषा लिखना है, अर्थ लिखना है और उसके बारे में पूरी वर्णन करना है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को दे दिया हो, उसके कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके बारे में भूमिका लिखेंगे, है ना। जो उस टॉपिक से संबंधित जो भूमिका होती है उसके बारे में, यानी हम 3 से 4 लाइन में उसके टॉपिक के बारे में लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो भूमिका लिखेंगे यहाँ पर।
याद रहे एक बात कि हिंदी वाले स्टूडेंट जो है ना इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पर इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वह हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप हिंदी में लिखते हैं पेपर को तो आपको हिंदी में आप यहाँ पे ब्रैकेट में इसका अंग्रेजी लिख सकते हैं, उसी प्रकार से अर्थ का जो अंग्रेजी वो भी लिख सकते हैं, परिभाषा का जो अंग्रेजी इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, यानी आप इसका अंग्रेजी लिख सकते हैं और डैश दे करके फिर आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात क्या कि भूमिका अगर हम लिखे हैं यहाँ पे पहला पॉइंट है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 और 5 4 से 5 लाइन हमको लिखना पड़ेगा भूमिका के बारे में किसी भी टॉपिक के संदर्भ में, ठीक है। रही बात कि कैसे लिखेंगे तो भूमिका लिख के यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको। ये देखिए ब्लू पेन से आप लिखिएगा प्रश्नों का आंसर, ठीक है, और अंडरलाइन कीजिएगा ब्लैक पेन से, ताकि क्या होगा जब आपका एग्जामिनर कॉपी देखेगा ना तो डायरेक्ट उसका नज़र जो है ना आपको की पॉइंट पे जाएगा, उसे पता चलेगा कि यहाँ पे बच्चा ने जो टॉपिक का जो आंसर दिया है ना यहाँ से शुरू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइनिंग खींचा हुआ है अंडरलाइन का ये आपका ब्लैक पेन से रहना चाहिए, और यहाँ पे जहाँ पे अंडरलाइन खत्म हुआ वहाँ से ही शुरू करना है पहला लाइन, और यहाँ तक हमें आना है, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आना है, फिर हमको यहाँ पे ख़त्म होगा तो फिर हमको यहाँ पे चौथाई के बगल में यहाँ पे चले आना है, सेकेंड लाइन का यहाँ पर होगा, ये पूरा यहाँ तक आएगा, फिर हमको थर्ड लाइन जो है यहाँ तक आ जाना है, और यहाँ तक जा करके फिर हमको फोर्थ ऐसे करके यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है, चाहे यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, चाहे यहीं पे आके ख़त्म हो गया पंचमा लाइन, ठीक है, इस भूमिका का। तो हमें क्या करना है, एक लाइन को छोड़ देना है और उसके बाद लिखना है अर्थ लिख के इसके ब्रैकेट में इसका मीनिंग्स लिख सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में, और ब्रैकेट बंद करके फिर इसको डैश दे सकते हैं, और इसको अंडरलाइन करना है साथियों। तो आपको करना क्या है, इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है, ठीक है। और अब यहाँ पर से आप उसका अर्थ लिखिए, ठीक है, फिर उसके बाद उसका परिभाषा लिखना, अंडरलाइन ब्लैक पेन से कर दीजिए, ठीक है, ब्लू पेन से परिभाषा, अंडरलाइन ब्लैक पेन से कीजिए, फिर इसका परिभाषा लिखिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक पेज में आपको 2 से 3 ही पैराग्राफ लिखना है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं, आप मान के चलिए कि आप 1 2 3 ऐसे करके जो पैराग्राफ आप लिख दिए, और आपने जो पैराग्राफ लिखा है आपको ये नहीं होना चाहिए क्या कि हम उस पैराग्राफ को अगर लिख रहे हैं, ठीक ना, तो वो पैराग्राफ जो है ना हमें पूरा सटा के लिख रहा है, सो नहीं, एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। मान के चलिए पहला शब्द है, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द, पंचमा शब्द, इस प्रकार से हमें देखना है कि उस शब्द की जो लंबाई है ना, उस शब्द की जो लंबाई कितनी है, उस हिसाब से हमें मैनेजमेंट के साथ लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि सटा के पूरा लिख देना है, ठीक है, उसी प्रकार से हमें थोड़ा हटा करके अपना लिखना है। जल्दबाजी बहुत सारा कैंडिडेट इसलिए करता है, सोचता क्या है कि उसको जल्दी से जल्दी लिखे, है ना, और हटा करके लिखना चाहता है, ताकि सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पेज को भर सकूँ। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको जो प्रश्न कहता है ना उसी का उत्तर देना है, और एकदम पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से देना है आपको। और याद रहे कि जस्ट लाइक आप घर पे जो पेपर को आप जो फेयर करते हैं ना, अपने पेपर का फेयर करते हैं ना, किसी भी टॉपिक्स का, किसी भी सब्जेक्ट का, उस प्रकार से आपको वहाँ पे लिखना है, बस ध्यान में रखिएगा। रही बात क्या कि अगर आपके पास, मैंने बोला क्या कि आपको नॉलेज नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ा है, पर कुछ तो की पॉइंट आपको पता है, भूमिका, अर्थ, परिभाषा, और आगे जो परिभाषा का जो बाद जो टॉपिक्स के संदर्भ में होगा उसका प्रॉपर्टीज, गुण, जो भी चीज़ पूछेगा, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सारे चीज़ों को आप लिख करके आप उसका निश्चित तौर पर 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन तो लिख ही सकते हैं। आपका कॉपी एग्जामिनर जो है ना पूरा कॉपी चेक करता नहीं है, आपका की पॉइंट देखता है, लिखने की कला देखता है, आप कैसे लिख सकते हैं, सेटिस्फैक्शन कैसे दे सकते हैं एग्जामिनर को, बस इतना ही देखता है और आपको आंसर दे देता है। याद रहे, जब भी आप ये तो रही बात कि हमें 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है। एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी टॉपिक्स के जब पॉइंट लिखते हैं, जैसे मान के चलिए परिभाषा आपने लिख दिया और किसी ने अपना योगदान दिया, जैसे अरस्तु ने, चाहे प्लेटो ने, चाहे किसी भी टॉपिक्स का रह गया कोई मीनिंग से जो आपको की पॉइंट के साथ आपको दर्शाना है, तो आप या तो वहाँ पे पॉइंट दे करके लिख सकते हैं, ठीक है, चौथाई के बगल में आप पॉइंट दे सकते हैं और यहाँ से आप लिख सकते हैं ऐसे, है ना। और एक पॉइंट लिखने के बाद, एक लाइन लिखने के बाद, यानी एक वाक्य पूरा अगर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो दूसरा के लिए एक लाइन जरूर छोड़े, ठीक है, फिर अगला पॉइंट दे दीजिए। अगर आपको ये भी दिख रहा है और उसके बाद आप एरो दे करके भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट भी दीजिए और एरो भी दीजिए, और इस प्रकार से आप सजा करके प्रश्नों को आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि एक प्रश्न जब हमारा खत्म हो जाता है तो दूसरा प्रश्न में क्या करें। मान के चलिए कि हमने 4 पेज, याद रहे कम से कम 4 से 5 पेज आपको लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 16 नंबर का होता है, ठीक है ना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब रही बात क्या कि अगर हम चाहते क्या है कि इसको एक क्वेश्चन समाप्त हो गया तो दूसरा क्वेश्चन हमें लिखना है। मान के चलिए हमें 5वां पेज में जा करके आधा पन्ना में खत्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, पर उसमें नहीं लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन, उस पन्ना को उलट देंगे।
और नेक्स्ट पेज पे उस पन्ना को उल्टेंगे तो उसके नेक्स्ट पेज पे हम फिर बीच से ही हम शुरुआत करेंगे प्रश्न यानी उत्तर नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस चीज़ को दीजिएगा तो आप एक छोटा सा स्टार दे दीजिए, नहीं तो आप पॉइंट दे करके इसको यहाँ पर आप इसको लिखिएगा ताकि एकदम सुसंगठित रूप से दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। और जब भी आपको पॉइंट लिखना होगा एक लाइन का लिखना पड़ेगा, तो आप पॉइंट दे करके ऐसे भी लिख सकते हैं या एरो दे करके आप उसको लिख सकते हैं या स्वास्तिक का चित्र भी दे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन तमाम बिंदुओं पर अगर आप फोकस करते हैं ना साथियों, तो निश्चित कहता हूं कि आपको बढ़िया नंबर आएंगे। और एक बात याद रहे, जब भी आप पेज देखिएगा उलट करके इसके नीचे एक देखिएगा कि पीटीओ लिखा हुआ है कि नहीं। अगर पीटीओ लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर पीटीओ नहीं लिखा हुआ है पेज टर्न ओवर, तो आप इसमें पीटीओ लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से और फिर आपको नेक्स्ट पेज करिएगा, उसमें आप प्रश्न का आंसर दीजिएगा। मान के चलिए कि आप जो है ना साथियों अच्छी तरह से आप सारे सवालों का हल कर दिए, तो लास्ट पेज में मान के चलिए आप 34-35 पेज लिख लिए हैं, 30-32-34 पेज आपने लिख लिया है, और अंतिम पेज में जब आपका सारा प्रश्न का आंसर दे चुके हैं तो वहां पे आप पीटीओ मत लिखिएगा। बस आपका क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया, आंसर मिल गया, बस वो आपका कंप्लीट हो गया। एक और बात, आप अगर सोचते होंगे कभी कि मैं अगर लाइन को बढ़ा करके लिखूं, स्पेस छोड़ के लिखूं और एक लाइन छोड़ के एक लाइन की जगह दो लाइन 3 लाइन छोड़ के लिखूं, तो ऐसे सिचुएशन में साथ आपको काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि आपको दोबारा कॉपी मिलते नहीं है बीएड में, ठीक है। उसी कॉपी में आपको पूरा लिखना पड़ता है, इस बात को आप हमेशा जेहन में रखिएगा। दूसरी नंबर बात क्या है साथियों, याद रहे अगर किसी भी टॉपिक्स में अगर कोई डायग्राम है, अगर किसी टॉपिक्स में आपको लग रहा है कि आपको डायग्राम्स बनाना है, तो आप उस डायग्राम को जरूर बनाइएगा, ठीक है। छोटा छोटा डायग्राम को आप बना लीजिएगा, जरूर बनाइएगा, ताकि आपको एग्जामिनर देखेगा तो लगेगा कि बच्चा ने पढ़ा है ना। और ऐसे भी आपके पास ये नॉलेज हो सकता है, आप कई स्टेप पार करके इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, बीएड के पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे साथियों किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ डायग्राम बनाने आता ही होगा, इसलिए आप उस डायग्राम को बना दीजिएगा। छोटा सा बच्चा का फिगर बना दीजिए, ऐसे आप एक फिगर बना सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे से कुछ की पॉइंट निकाल दीजिए ऐसे ऐसे करके। आप अपना इसके विकास के लिए क्या क्या आपका पॉइंट्स हो सकता है, ऐसा बीच में आप की पॉइंट्स निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे कर दे तो भी अच्छा, नहीं तो ऐसे करके आप यहाँ पे कुछ इसका शाखाएं निकाल दीजिए इसके विकास से संबंधित, ठीक है। और ऐसे करके फिर ऐसे निकालिए। तो ये प्रकार का जो चीज़ है ना साथियों, ये सब टॉपिक्स जो है ना आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं साथियों। तो चलिए आगे देखिएगा, सारे पॉइंट को एक जगह पे मैं इकट्ठा करके बताता हूँ। मैंने आपको कौन सा ट्रिक्स फॉलो करने को बोला है, तो सबसे पहले याद रखेंगे जब भी हम प्रश्न को लिखेंगे, आंसर देंगे उसका, तो हमको लिखना क्या है, उसका अवधारणा, फिर उसके बाद अर्थ या परिभाषा देना है उसका, समझिएगा। अब हमें पैराग्राफ स्टार्ट करना है क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, तो हमें 2 या 3 पैराग्राफ एक पेज में लिखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा की पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जी हाँ, प्रति क्वेश्चन क्या करना है, यानी एक क्वेश्चन पे हमें 5 से 6 पेज में लिखना है, सिर्फ एक क्वेश्चन को हमें मिनिमम 5 पेज और अधिक से अधिक 6 पेज। 36 मिनट का एक क्वेश्चन पे हमें वक्त देना है, और न्यू क्वेश्चन के लिए हम अगले पेज पे चले जाएंगे, फिर वहां से शुरू करेंगे इसी प्रक्रिया को, और केवल हम लोग ब्लू या ब्लैक पेन का ही प्रयोग करेंगे। जी हाँ साथियों, आप याद रखें किसी भी टॉपिक्स को लिखिएगा तो आप ब्लू पेन से लिखिएगा और नीचे ब्लैक पेन से उसका अंडरलाइन कीजिएगा। रही प्रश्न क्या कि अगर आप ब्लू पेन के जगह पे और ब्लैक पेन के जगह पे, आप ब्लू पेन तो यूज कर ही रहे हैं क्वेश्चन का आंसर लिखने में, आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन नहीं करना चाहता, आपने एक ब्लू स्केच ले लिया, कोई प्रकार का स्केच ले लिया, और आप जब स्केच से नीचे अंडरलाइन करते हैं ना, तो क्या होता है कि अगले पेज पे उसका जो डार्क जो इंक होता है ना, वह उग जाता है साथियों। तो उसका यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, कर सकते हैं आप, लेकिन यूज ना करें तो बेहतर रहेगा, अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि आपको इधर उधर भदा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा क्या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कीजिए। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं साथियों, तो आपको बिना पढ़े ही 90% नंबर आप उठा सकते हैं। रही बात क्या कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कौन बेहतर होता है, तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि सीबीएसई के माध्यम से कोई भी चीज़ को है ना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तो इंग्लिश वाले को, ठीक है। तो ये नहीं कि हिंदी वाले नंबर नहीं लाते। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड से जो बच्चा एग्जाम देता है, सीबीएसई में जो बच्चा एग्जाम देता है ना, सीबीएसई ऑलरेडी उसको 80% मार्क्स कम मेहनत पर ही दे देता है, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चा को जब 80% लाना पड़ता है तो कठिन संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब ये कि अगर आप हिंदी में भी लिखते हैं ना तो भी आपको बढ़िया नंबर आएगा, बस आपको लिखने की कला बहुत बढ़िया होनी चाहिए। हिंदी में भी लिखिएगा तो भी आपको बढ़िया आएगा, और इंग्लिश में भी लिखिएगा साथियों तो भी आपको बढ़िया नंबर ही आएगा। बस यही थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी से पहले से पढ़े हुए रहते हैं उनको इंग्लिश में थोड़ा सा लिखते हैं तो उनकी लिखावट थोड़ा अच्छी होती है, इस वजह से वहाँ पे जो होता है ना एग्जामिनर जो उनको ज़्यादा थोड़ा लाइक करता है और थोड़ा नंबर थोड़ा सा बढ़ा देता है। बस
थोड़ा सा नंबर बढ़ाता है, 10-15 नंबर के हेर फेर के बीच में रहता है, 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, इसी हेर फेर के बीच में रहता है। अन्यथा आपको हिंदी वालों को भी, इंग्लिश वाले से भी बहुत कैंडिडेट के तुलना में बेहतर रिजल्ट हिंदी वालों को भी आ ही जाता है। आपको जो लैंग्वेज आपने अपने बचपन से अभी तक पढ़ा है, आप उस चीज़ को यूज कर सकते हैं और आप सफलता पा सकते हैं। बस आपको ये ट्रिक को फॉलो करना है, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको नंबर आएंगे 100%, यानी आपको 90% तो ऑलरेडी आपको प्राप्त हो ही जाएगा। इस चीज़ को हमेशा कॉपी लिखने के बाद अनुभव होगा, एग्जामिनर आपको नंबर देगा ही देगा। जी हाँ साथियों, तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर कीजिए दोस्तों तक, ताकि वे भी जो 21-23 के सेशन में बीएड कर रहे हैं, या साथियों आपको 22-24 के सेशन में जो इस बार होंगे कैंडिडेट, या अभी इस बार बीएड में एडमिशन कराएंगे, उनका फर्स्ट ईयर आएगा, तो उनको भी ये वीडियो देखें ताकि वे अपने गलतियों को दोहराए नहीं, अन्य स्टूडेंट की तुलना में वे सतर्क रहे और जल्द से जल्द अपने आप में परिवर्तन लाए। और क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट जब एग्जाम देते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं रहता है, बीएड के में एडमिशन तो करा लेता, पता नहीं रहता पर कॉपी लिखे कैसे, इसी वजह से उनको नंबर नहीं उठ पाता है। और आपको पता है कि बीएड में नंबर उठाना बहुत आसान है और आपको नंबर लाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको शिक्षक बनने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, क्योंकि इसमें मेरिट चाहिए। ठीक है, बस वीडियो के यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद।